अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि जल्द आम इंतखाबात करवा दें। उनकी मुराद ये थी कि जो इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं जल्द इंतखाबात करवाने का, वो पूरा नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट बैंक के रिज़र्व्स देखते हैं, स्टेट बैंक के आदाद शुमार देखते हैं, तो यकीनी तौर पर हमारे और पाकिस्तान के अवाम के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ख़तरा तो मंडला रहा है। सऊदी अरब या दीगर ममालिक जो हमारे हैं, उनसे अब कितनी आस उम्मीद है, क्या हमारी उम्मीद भरेगी या मामलात मज़ीद गंभीर होंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया चमन बॉर्डर पे, जो अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से फायरिंग की गई। 6 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज ने इसका भरपूर जवाब भी दिया। लेकिन ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जल्द इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो आज क्लियर कट कह दिया है कि सियासी सासा भी अपना दाव पे लगा दिया और जब जल्द इंतखाबात भी करवा दें। ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान पुरुमीद हैं, वो भी अपनी करवटें या अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले जाएंगे जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको वो बाज़ाब्ता इस्तीफ़े देंगे, फिर उसके बाद KP की असम्बली तहलील की जाएगी और फिर पंजाब असम्बली की बारी आएगी। आप समझते हैं ये सब कुछ होगा या उससे पहले जो अलवी डार मिशन है उसका कोई नतीजा आ जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब पुर उम्मीद हैं और उनको पुर उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि किसी का सियासी असासा दाव पर लगता है या नहीं लगता, ये सानवी बात है। बुनियादी चीज़ है कि पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगना चाहिए। और गुज़श्ता 8 माह में और ख़ास तौर पर पिछले 2-2.5 माह में जब से इसहाक़ डार साहब आए हैं, मईशत की हालत जितनी ख़राब हुई है, उसके बाद ये तो सियासी असासे के बारे में सोचना तो अक्लमंदी नहीं है ना। और इसलिए भी नहीं है कि ये लोग आए थे इक़्तिदार में ये कहकर, अवाम से वादा करके, अदम एतमाद की बुनियाद ये थी कि हम आएंगे, मारूजी हालात ख़राब हो चुके हैं मुआशी, हम आएंगे, आके उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम मईशत ठीक करेंगे, ये नहीं कहा था कि हम जाके कोई, उन्होंने कहा था कि हम इस्लाहात करेंगे नैब कानून में और इलेक्शन कवानीन में, जो उन्होंने किया था। जनाब इमरान खान साहब ने EVM लाए थे शफाफियत के लिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हम इलेक्शन करा देंगे। अब उसके बाद 8 महीने में या तो ये होता कि मईशत ठीक हो जाती, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाता, वो पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद कोई जो भी सोचे सियासी अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन मुल्क का तो बहरहाल सोचना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िद भी दुरुस्त नहीं है कि जी नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को एक सतह पर लाया जाए पहले, या इनको नाअहल कर दिया जाए, या उनकी अहलियत ख़त्म पहले हो और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान हो। ये भी एक बात चल रही है ना जी, कि या तो ये ज़िद छोड़ें वरना नाअहल होने के लिए तैयार हो जाए। अलवी डार मिशन क्या है? अलवी डार मिशन ये है कि जनाब वाला एतमाद एक दूसरे पर करें, जो इस्लाहात यकतरफ़ा तौर पर हुई हैं उनको वापस लेके दोनों साइड जो हैं इत्तेफाक राय करें। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, शफाफ इलेक्शन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की सरबराही में। ये डिमांड है इमरान खान की, ये डिमांड है और इसी पर बात हो। नवाज शरीफ की डिमांड क्या है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये हम तैयार हैं, लेकिन जब मैं मुल्क में वापस आऊँ तो इमरान खान को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए, इमरान खान ये ना कहें कि इनको NRO मिला है, अगर मुझे अदालतें कोई रिलीफ देती हैं तो उस पर शोर ना मचाएं। ये उनकी डिमांड है। और इसी बेस, ये इसी बुनियाद पर, लेकिन जो ज़रदारी साहब हैं और फजलुर रहमान साहब हैं वो इसमें रुकावट बने हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनका बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अब एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि नवाज शरीफ और इमरान खान में बिलवास्ता राब्ता वो तो है, ठीक है। आप यानी मेज पे आ चुके हैं। आप इसहाक़ डार साहब को वज़ीर ख़जाना ना समझें सिर्फ,
अमलन पहले भी अब भी आइंदा भी इसहाक डार साहब नुमाइंदे हैं, नामजदगी हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ यानी इसहाक डार अगर बात कर रहे हैं आरिफ अलवी से, तो वो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कर रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो सारी बिसात बिछी थी और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, उनसे भी जब बात होती है वो ये कहते हैं कि ये जो इमरान खान एंड कंपनी का 10 साला प्लान था, इसमें अगर किसी ने असल तीर लगाया है या असल किसी ने डैमेज किया है तो वो आसिफ जरदारी हैं। क्या आसिफ जरदारी नवाज शरीफ और इमरान खान के इस कोई कमिटमेंट के दौरान इसको कबूल कर लेंगे? नवाज शरीफ अगर कोई इमरान खान से कमिटमेंट कर लें? देखें, आसिफ जरदारी साहब कुछ भी नहीं थे। बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील करनी थी, किसने करनी थी, कौन था, कहाँ मुलाकातें हो रही थीं, ब्रिगेडियर खालिद किसका नाम है, कौन था। जरदारी साहब को आगे कर दिया गया कि ओनरशिप आप कर लें। ये जो प्रोजेक्ट था ये भी जरदारी साहब ने, अच्छा, जरदारी साहब का एक मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वो ये था कि जनाब असम्बली में आप कुछ करेंगे तब होगा, अगर आप निकल गए, इस्तीफ़ा आपने दे दिया जो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो तब्दीली आई वो अकेले जरदारी साहब तो नहीं लाए ना, वो सब ने मिलजुल के, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हिस्सा उसमें जितना जितना गोड़ कोई डाल सकता था उसने डाला। जी ठीक है। लेकिन कायरा साहब से, कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं कायरा साहब थैंक यू जी। इरशाद साहब, कायरा साहब, हम आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हमने अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त करा दें, तो ये सियासी असासा बचाने के लिए इतनी ताख़ीर हो रही है, मईशत तबाह हो रही है, मुल्क के रिज़र्व जो हैं $7 बिलियन तक आ गए 17 से। इरशाद साहब, पहली गुजारिश ये है कि दोनों चीज़ों को अलग तनाजुर में अलग अलग रख के देखने की ज़रूरत है। एक आपका व्यू है, इसका भी एहतराम है जी, लेकिन ये बात के जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त यकीनन हमें इन डेप्थ अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब किए हुए हैं खान साहब ने। और अब यकीनन इस वक्त बहुत वरीसम सूरत हाल रही है। हमने बहुत मुश्किल फैसले किए। वो मुआहदा IMF के साथ जो खान साहब ने किया और ख़ुद उससे मुफर किया और पाकिस्तान का नुकसान किया, वो करके पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में हमने डाला है। हमारे दौर में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सही, कसूर हमारा नहीं है, पॉलिसीज की कमजोरी नहीं है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी रहे, आपको स्पेस नहीं मिल रही। अब हम क्या करें कि जी फौरी तौर पे क्या इलेक्शन कराया जाए? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इस वक्त वैसे भी हालात ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की मुतहम्मल नहीं है। फर्ज करें, अब एक बहस के लिए फर्ज करें, एक व्यू ये है कि जी जल्दी इलेक्शन कराए जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी इस्तेहकाम आ जाए। कौन से सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम खतरे में है? मुआशी इस्तेहकाम के अपने डायनेमिक्स हैं, उसके असरात यकीनन सियासी इस्तेहकाम के, मुआशी इस्तेहकाम पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात के अपने डायनेमिक्स हैं बड़े। हमें देखना यह है कि अगर ये सारी जमातों पर मुश्तमिल ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है ये बड़ी मुश्किल में चीज़ों को लेकर चल रही है, तो हमारी जगह कोई केयर टेकर आके 4 महीने 3 महीने मुल्क को चलाएगा, 2 महीने चलाएगा, तो उससे क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में बेहतरी के सामान होंगे? या हमें अपनी इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करके कुछ लोगों को रिलीफ और कुछ पाकिस्तान के हालात को स्टेबिलिटी के लिए फैसले करके मईशत को कुछ संभाला दे और फिर इलेक्शन की तरफ जाए? और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर इलेक्शन हो जाए, फर्ज करें, ये भी फर्ज करें कि इलेक्शन हो गया, कबल अज़ वक्त हो गया, 2-3 महीने 4 महीने पहले होना है ना, 2-3 महीने पहले हो गया, उसके नतीजे में क्या होगा? अगर यही स्प्लिट मैंडेट आता है जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर आया है, और वहां ये भी याद रखिए कि वहां लोकल बॉडीज के अंदर हम सारी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। अगर हम यहाँ आपस में, जो इस वक्त हम हुकूमत के अंदर इत्तेहादी हैं, कल हम आपस में कोई समझौता करके इलेक्शन की तरफ जाते हैं या जो भी, अगर इलेक्शन की फिजा फिर भी यही बनती है कि किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं मिलती, तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी?
फिर क्या हो जाएगा? ये जो तासुर जा रहा है कि जी अगर इलेक्शन कायरा साहब खान साहब 2/3 ले जाएंगे, ये कैसे, इसका बेसिस क्या है? कायरा साहब, ये सवाल, ये बात आपकी ठीक है, आपकी दलील ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है कि देखिए आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है। स्टेट बैंक खुद अपने जो स्टैट्स दे रहा है उसके मुताबिक जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये स्टेट बैंक के रिजर्व में पिछले 4 साल की कम तरीन सतह पे जा चुके हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि डॉलर मुल्क से बाहर स्मगल हो रहा है। तो ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, फिर इसका हल क्या है? अगर आप 10 महीने और हुकूमत कर भी लेते हैं तो ऐसा क्या करेंगे कि ये मुआशी बेचैनी खत्म हो जाए? देखिए, आपने जो पॉलिसीज अडेप्ट की है, आपने जो इस वक्त इकोनॉमी के अंदर जमींदारों के लिए, अपने सनतकारों के लिए, अपने तिजारत के लिए और दीगर जो इक़दाम उठाए हैं, जिस फैसले पिछले दिनों में हुए हैं, उन फैसलों के नतीजे में आपको ग्रेजुअल बेहतरी आएगी ना। अब आपने अगर ज़राअत के लिए बेहतरी के लिए फैसले किए हैं, अनफॉर्चुनेटली इस साल के अंदर ये हुआ कि एक बहुत बड़ा, एक तो आलमी बहरान था, रूस यूक्रेन की जंग, और दूसरा फ्लड्स ने पाकिस्तान की ज़री मईशत को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया और हमारी प्रोडक्शन और कम हो गई। लेकिन इस वक्त हमने जो फैसले किए हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है। देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला, बावजूद सिंध के अंदर फ्लड आने के, हमारी इंशाल्लाह एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बेहतर होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बेहतरी आएगी। ये अपने इक़दाम उठाने से फौरी तौर पे तो नहीं है कि बाहर कहीं डॉलर पड़े थे आपने उठा के ले आने हैं। आपने अपने फैसलों से स्टिमुलस फराहम करना है जिस पे चल के चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब अर्ज ये है कि अगर मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि अगर इलेक्शन जल्द हो जाते हैं, खान साहब जो तूफान मचा देते हैं, उसके बाद भी यही सूरत हाल आती है। वो जो आपका ख्याल है कि वो मेजॉरिटी ले जाएंगे, अक्सरियत ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो तो अपने मुखालफों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ना वो हुकूमत में बर्दाश्त करने को तैयार है, ना अपोजिशन में बर्दाश्त करने को तैयार है। तो फिर क्या उससे स्टेबिलिटी आएगी? इस सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मुल्क को इमरान खान के रवैये से है, उनके तर्ज तखातुब से, उनके तर्ज सियासत से है। कारा साहब, और मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं। जी जी, एक अर्ज और भी है कि वजीर आजम साहब ने कहा डिफॉल्ट का खतरा नहीं, वजीर खजाना ने कहा डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो खजाने के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बड़े कम हुए हैं, इससे पहले इससे भी कम होते रहे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज बहुत कम हो गए हैं, ये एक वक्त में 1.5-2 अरब 3 अरब डॉलर तक भी आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वजीर आजम को ये कहना चाहिए कि नहीं इंशाल्लाह हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, संभलेंगे, तो क्या उन्हें ये कहना चाहिए कि नहीं जनाब पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने वाला है, जो इमरान खान कह रहे हैं? नहीं, ये आप उन्हें ये कहना चाहिए, क्या उन्हें ये कहना चाहिए? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कारी साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो तस्वीर पेश की जो आपके दौरे हुकूमत में आया जून में, उसमें तो ये नहीं कहा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था, मैशत की हालत बुरी थी, 5.8 या 9 जो था उसकी ग्रोथ रेट थी, 4 फसलों के बारे में कहा गया कि बहुत अच्छी हुई हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है वो बड़ा ठीक ठाक काम कर रहा था, आपके फॉरेन रिज़र्व जो थे 17 बिलियन डॉलर थे, आपके जो तरसीलात ज़र हैं वो 31 या 30 अरब डॉलर थी, आपकी एक्सपोर्ट 31 अरब डॉलर थी, अब एक्सपोर्ट कम हो गई हैं, तरसीलात ज़र कम हुई हैं, वो जो DGP है वो कम हुआ है, और आखिर में ये रिज़र्व की बात हो रही है। तो एक आप बात कर रहे हैं, एक जो हकायक हैं वो इसके बिल्कुल मुनाफी, और उसी के बेस पर आपको चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान और उनके जो इकनॉमिक टीम है। इरशाद साहब, गुजारिश ये है कि जून में इकनॉमिक सर्वे आता है जी, वो पिछले साल का सर्वे देता है जी जी, पिछले साल के सर्वे में हमने कोई चीज छुपाई तो नहीं। अगर कोई अच्छा इंडिकेटर था इमरान खान गवर्नमेंट का, हमने वो भी बताया जी, अगर पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे हमने वो भी बताया जी, अगर पाकिस्तान को अगले 6 महीने के अंदर ज्यादा पैसे देने थे हमने वो भी बताया जी। लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि इमरान खान जब गए तो उस वक्त IMF के साथ अपना मुआहदा मुअत्तल करके और जाते जाते तेल की कीमतें कम करके पाकिस्तान के ऊपर एक और बम फोड़ गए कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को तामन मिलना मुश्किल हो गया और हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। क्या किसी के इल्म में था कि रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया की मईशत जो है मुतासर हो जाएगी?
ये सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं, इन्फ्लेशन तो दुनिया के कामयाब या ताकतवर तरीन इकोनॉमीज के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन है और वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। दूसरा, पाकिस्तान की जीडीपी इसलिए कम हुई है कि हमारा एक तो वर्ल्ड डिमांड कम होती है ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है दुनिया में तो सारी दुनिया में डिमांड कम होती है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये भी आया है कि हम इन्हिसार हमारा ज़राअत पे है। अगर अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आने के बाद पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स डैमेज हुई हैं और इस साल हमारा जीडीपी उस लेवल पे अभी तक हम उसको जो फोरकास्ट कर रहे थे वो नहीं है, तो ये किसी ने प्रेडिक्ट तो नहीं किया था, ये हमारे किसी फैसले की बदौलत नहीं हो गया। अगर 3.5 करोड़ लोग या 3.25 करोड़ लोग बेघर हुए, लाखों करोड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, तो ये हमारा कसूर तो नहीं था। लिहाजा फोर्थ सेक्टर को भी साथ रखना चाहिए। जहां तक ताल्लुक ये है पाकिस्तान के कर्जे बड़े बिल्कुल बड़े, तो हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन कर्जे इमरान खान के दौर में हमसे भी ज्यादा बड़े। आज पाकिस्तान को खान साहब ये बता दें ना, आप कह रहे हैं उनका 5.6 या 5.4 उनका ग्रोथ रेट था, तो हम कब कह रहे नहीं था, लेकिन उनके दौर में ये नहीं था कि वर्ल्ड रिसेशन था, उनके दौर में ये नहीं था कि सिंध बलोचिस्तान और खैबर पानी में डूबे। कोरोना जो था, कोरोना तो एक बहुत बड़ी आफत थी और पूरी दुनिया में थी और रिसेशन भी उससे हुआ। कोरोना तो ऐसे ही है। एक चीज याद रखिए, कोरोना के दिनों में जो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ वो फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में, इसलिए कि यूरोप और अमेरिका में मैं बताने लगूं, वो भी वजह बता देता हूँ। उसकी बड़ी वजह ये आई कि यूरोप और अमेरिका में और इन ममालिक के अंदर वहां जो अमीर ममालिक है उन्होंने अपने पाकिस्तान अपने शहरियों सबको अपने शहरियों को उन्होंने जो इमदाद फराहम की, उनको कारोबारी सूरत में जो इमदाद फराहम की और उनको इंटरेस्ट फ्री जो कर्जे दिए, उससे पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस की तादाद बढ़ी नेचुरली, क्योंकि उनको अचानक पैसे दिए गए जो उस तूफान से या उस आफत से निपटने के लिए उनकी हुकूमतों ने की। ठीक है कायरा साहब, आप सियासी बेयकीनी की बात इस पे आगे चलते हैं। अब जो इसहाक डार साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं थ्रू जनाब आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें इलेक्शन का इशू शामिल है। दोनों तरफ से तस्दीक हो रही है कि अर्ली इलेक्शन का इशू शामिल है। एक सवाल तो ये है कि इन बिलवास्ता मुज़ाकरात में आप भी शरीक हैं, ये हुकूमत और इमरान खान के दरमियान या तहरीक इंसाफ के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं, या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब और तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हैं, और इलेक्शन के अलावा क्या इशू है डिस्कस हो रहा है? सर, पहली बात तो यह है कि ये हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और हमारी क़यादत, सारी क़यादतें इस पे इत्मीनान में है। बात सिर्फ यह है कि कोई एक फर्द ही जाएगा ना, 2 फर्द जाएंगे मुलाकात करने के लिए, ये तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक, तो इत्मीनान के ऊपर जी। दूसरा ये है कि जब पॉलिटिकल क़यादतें बैठेंगी और मुतसादम पॉलिटिकल क़यादतें बैठेंगी तो फिर जो करंट क्राइसिस है उसके ऊपर बातें होंगी। उन्होंने उनको इकोनॉमी की सूरत भी बताई होगी, असरात भी बताए होंगे, उन्होंने उनको इस वक्त इमरान खान साहब के मुतालबे जो हैं उसके ऊपर भी बात हुई होगी। अलवी साहब उसके बगैर तो बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई फैसला हुआ होता या कोई उसमें बेहतरी होती तो आपको आज नजर आ गया, जो अगर वजीर आजम इसहाक डार साहब भी बैठे थे, बाकी लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन अर्ली तो नहीं हो सकते। ये तो आपको खुद ही इस चीज का कायरा साहब, बज़ाहिर इमरान खान का मुतालबा जल्द इंतखाबात का है, ऑफ द रिकॉर्ड डिमांड क्या है उनकी? सर, ऑफ द रिकॉर्ड डिमांड का मुझे पता भी नहीं है, अगर हो भी तो बता नहीं सकता। अच्छा, आपको नहीं पता? अच्छा कायरा साहब, सेम गोज फॉर द नवाज शरीफ साहब, ये बारगेन किस सिचुएशन पे जाके हो रहा है? किस चीज का? ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी तो कोई डिमांड होगी ना कि आप ये काम कर दें, ये छोड़ दें तो ठीक है। देखिए सर, पहले मैंने अर्ज किया कि मैं प्रीवी नहीं हूँ कि अंदर डिटेल क्या है, और अगर मुझे कुछ चीज़ों का पता है या हो तो दोनों सूरतों में मुझे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो बातें अभी चुप करके हो रही हैं, ये मीडिया के ऊपर डिबेट करके तो नहीं की जाती। अच्छा कायरा साहब, आप पीपल्स पार्टी, आपकी सिंध हुकूमत इंसानी हकूक़ के अलमबरदार रही है। आज़म सवाती साहब इस वक्त आपके सूबे के कैदी हैं, उससे पहले अली वज़ीर का मामला चल रहा है।
बलूचिस्तान हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, फिर आपकी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो आपसे तो लोग तवक्को करते हैं कि कम से कम आपकी हुकूमत जो जिस सूबे में है वहाँ ये नहीं होगा कि पार्लियामेंटेरियन, 2 पार्लियामेंटेरियन कैदी हों और हुकूमत तमाशा देख रही हो। ऐसा ही है जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बियॉन्ड होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी मजबूरियां जरूर आड़े होती है। अगर कुछ लोगों ने उन पे केसेस दर्ज कराए हुए हैं और उनके केसेस के सूरत में उनको गिरफ्तार किया गया है, आसान हो अगर ऐसा ना हो पाए, अल्लाह करे हम ऐसी सूरत हाल से जल्द निपट पाए। अच्छा, चूँकि ये आपकी वजारत का भी मामला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलगित बल्चिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के नुमाइंदे ने, वज़ीर आला भी उसमें शामिल थे, और बरमला ये कहा कि वफाक हमारे फ़ंड्स रोक रहा है, हमारी हक तलफ़ी हो रही है। आपके होते हुए ये क्यों हो रहा है सूबों के साथ या वफाकी कायम के साथ? मैं इरशाद साहब इन बातों को मुकम्मल तौर पे इनकी तरदीद करता हूँ। अच्छा, ये गलत बयानी की गई है। अच्छा, जिस दिन बजट पेश होना था जून में, उससे पहले आखिरी क्वार्टर सारे सूबों का रोका गया। अच्छा, इसलिए कि आपने फंड डाइवर्ट करने थे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो हमारे आफतज़दा इलाके थे उस तरफ। अच्छा, तो सारे सूबों के डेवलपमेंट के फंड रोके गए जो उनके डिस्बर्समेंट थी लास्ट क्वार्टर जो था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा नहीं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन दोनों के लिए मैं और सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स हम दोनों जाके वज़ीर आज़म साहब से मिले, वज़ीर खजाना और वज़ीर मनसूबाबंदी से मिले। फिर उन दोनों वज़रा को अपनी वजारत में दावत दी, कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब को और चीफ मिनिस्टर जीबी को उनको दावत दी। उनका जो फंड रिलीज का इशू था 30 जून 2022, ये रात को 8 बजे हम उनके फंड रिलीज करा के दफ्तर से उठे थे। अच्छा, हाँ, एडिशनल रिलीजेस नहीं, लेकिन जो उनकी रिलीजेस रुकी हुई थी लास्ट क्वार्टर की, वो भी कराई गई। अगले साल के लिए डेवलपमेंट बजट कर्टेल हुए, विकास स्पाल था, आप देखिए सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, लेकिन हमने ये तय कराया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के डेवलपमेंट फंड्स पे कट नहीं लगेगा, पिछले साल के फंड मेंटेन रहेंगे। अच्छा, ये बात अगर उनको, और ये मैंने अपने दफ्तर में बुला के उनको इनवाइट किया, वो तशरीफ लाए, उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी की, रिलीजेस कराई। अभी मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कह रहा हूँ, ये तरीका नहीं होता कि वजीर आजम पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों के सामने खड़े होके कोई बात कर रहे हो और दरमियान में खड़े होके आप चीखना चिंगाड़ना शुरू कर दे और गाली गलौज शुरू कर दे। आपके पास फोरम मौजूद था, आज भी अगर उनका कोई गिला शिकवा है तो मैं हाजिर हूँ, मैं वजीर आजम साहब से बात कर लूंगा, मैं बाकी जगह कर लूंगा। और अगर किसी को ये शक है कि वो सिर्फ शोर करके ये काम कर पाएगा, अगर जायज तरीके से बात करनी है तो हाजिर है, वरना वो किसी प्रोग्राम में वजीर आजम आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब वो तशरीफ ले आए, मैं उनके सामने सारा रिकॉर्ड रखने को तैयार हूँ। उन्होंने जो इख्तियार मांगे वो दिए उन्होंने, बल्कि यहाँ तक हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को अब जो डेवलपमेंट के फंड हैं वो डायरेक्टली उनके पास जा रहे हैं। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट देती है वो भी कहा हमें डायरेक्ट दे। मेरी वजारत ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, दे दे। उन्होंने कहा कि हमें काउंसिलों के इख्तियार से बाहर निकलवाएं, हमने कहा यार इनको बिल्कुल ऑटोनॉमी दे। आज ये कुछ करने के बावजूद वो कह रहे हैं, तो मैं उनको दावत देता हूँ, चैलेंज तो मुनासिब लफ्ज नहीं है कि वो आए किसी वक्त कौम के सामने चैलेंज टाइम रख के, और वहाँ पे सारे साहब हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए भी, सरदार तनवीर इलियास के लिए भी, वज़ीर आला जीबी के लिए भी, और आपने उनको दावत दी है, वो आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो डिबेट है इसको बिल्कुल ओपन करें और पब्लिक के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखें। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आज भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। काबुल में एक होटल के करीब धमाका हुआ, फिर फायरिंग भी की गई। मुतअद्दिद जो गैर मुल्की हैं वो वहाँ पे रह भी रहे थे, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, एक ताज़ा लहर वहाँ पे आई है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जो अफसोसनाक अमर है, जो चमन वाक़या है, यकीनी तौर पे अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इस पे भी बात करेंगे। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं अफ़गान उमूर के। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ताहिर साहब, ये बताइएगा, ये जो चमन का वाक़या है और ये जो अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये ऑपरेट कैसे होती हैं, इनकी चेन ऑफ कमांड क्या है, ये वाक़या कैसे हो गया? क्या ये काबुल हुकूमत से पूछकर कार्रवाई करती हैं या कोई सरकशन अनासर हैं जो ख़ुद भी कार्रवाई कर गुजरते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है जी, किसी हद तक आप कह सकते हैं अच्छा कि मुमकिन है कि उन्होंने अपने सर पे ये वाला काम इसलिए किया होगा अच्छा कि हमारी पाकिस्तान और अफगान सरहद पे वाक़यात माजी में भी हुए हैं और होते रहे हैं और 2600 किलोमीटर है तो होते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इस दफ़ा किया है कि चमन बॉर्डर पे वहाँ पर मोटर गोले, फिर मैंने सुना है कि जो टैंक से गोले या तोप, तो ये इसकी मिसाल नहीं है माजी में कि शहरी वहाँ चमन में कौन है? चमन में तो तकरीबन 100% पश्तून है और आधे पश्तून, वही वाले पश्तून आधे उस तरफ है। तो किसको उन्होंने कहा? अच्छा, वजूहात की आपका जो सवाल है, अभी वज़ारत ख़ारिजा तालिबान अफ़गानिस्तान की अब्दुल कहार बल्खी जो तर्जुमान है, उनका बयान आया है, उसमें भी वजूहात का जिक्र नहीं है। अफसोस उसने किया है और फिर कहा है कि उन्होंने संजीदा इक़दाम उठाए हैं कि इस तरह वाक़यात ना हो। पाकिस्तान से भी कहा कि वो उठाएं, लेकिन वजूहात उसमें भी नहीं है। हमारे जो बयान तकरीबन 3 बयान जो आए हैं उसमें भी वजूहात का जिक्र नहीं है। लेकिन जो मैंने सुना है, क्वेटा में बात हुई मेरे किसी से कि हफ्ते वाले दिन कोई उस साइड से, अफगान साइड से कोशिश हुई है कि मोटरसाइकिल स्मगल कराए जाए, जिसका पाकिस्तान ने रोका था। तो उस वक्त थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी। अच्छा। और फिर नेक्स्ट डे जो है, फिर जो हमने सुना है कि वहाँ पे शायद वो कोई चेक पोस्ट बनाना चाह रहे थे बिल्कुल करीब पाकिस्तानी बॉर्डर के, तो उसको मना किया गया। और अफगान भी मना करते हैं। अच्छा। अफगान भी, बल्कि अफगान तो बाढ़ भी उस जगह पर नहीं छोड़ते। अच्छा। उस जगह पे बाढ़ नहीं है जो बाढ़ पाकिस्तान ने लगाई है। अच्छा। और उसको रोकते हैं वो। अच्छा। तो वो हो गया है। लेकिन इस वजह से कि आप वहाँ तोप और टैंक इस्तेमाल करें, गोले फेंके, शहर पे फेंके, तो फिर हमारा जो डायलॉग का निज़ाम मौजूद है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और अभी वो हमारा जो वफ़द गया था उसी में मैकेनिज़्म पे दोनों ने इत्तेफाक भी किया है कि नया मैकेनिज़्म बनेगा, डायलॉग का बनेगा, उसमें हर इशू होगा। तो तालिबान को सोचना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पे वाक़यात क्यों हुए हैं, ईरान के साथ कई मरतबा हुए हैं, ताजिकिस्तान के साथ हुए हैं, उज़्बेकिस्तान पे भी एक दफ़ा इस तरफ से वो गया था। ये ताहिर साहब, क्या हुकूमत की रिट का मसला है अफगानिस्तान में? रिट तो उनकी है, लेकिन देखें ना, तालिबान तो एक ग्रुप है। यही तो लोग तालिबान पे एतराज़ करते हैं कि आपको अभी ग्रुप वाली सियासत से निकलना पड़ेगा। अब आप काबुल में मौजूद है और पूरे अफगानिस्तान पे आपका मुकम्मल कंट्रोल है। तो अब उनका इम्तिहान है कि वो किस तरीके से दुनिया के साथ डील करते हैं। दुनिया क्यों उनसे नाराज़ है, क्यों अभी तक 15 महीने हो गए हैं किसी ने उनको तस्लीम नहीं किया। उनमें और वजूहात भी है। लेकिन मॉस्को में गुज़िश्ता साल उनको अक्टूबर में बुलाया गया था तालिबान को, वहाँ पर जो खित्ते के ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी। इस दफ़ा नहीं बुलाया। अगर इस दफ़ा नहीं बुलाया तो हालांकि रूस वो मुल्क है, रूस, चीन, पाकिस्तान, किसी हद तक तुर्की, किसी हद तक ईरान, उज़्बेकिस्तान, जो तालिबान की और बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं, दुनिया से अपील करते हैं, उनकी पाबंदियाँ जो उस पर है वो ख़त्म करने की। पाकिस्तान तो एक लिहाज से उनका एक वकील बना हुआ है। तो अगर तालिबान रिस्पांस नहीं करते, तो तालिबान का जो सबसे एक इशू है वो हर वक्त वो तरदीद वाले, डिनाइल जो मूड होता है ना, कि बस वो किसी चीज़ को नहीं। उन्होंने अभी तक 31 जुलाई को अलकायदा के सरबराह वहाँ मारे गए, अभी तक वो भी नहीं मानते। और आज बयान में उन्होंने अफसोस तो किया है, लेकिन जो देखो ना, कैजुअलिटी अगर हमारे साइड पे हुई है तो इसका मतलब है कि उस तरफ से ताकत का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। उन्होंने तो, अगर उनकी कैजुअलिटी होती ज्यादा, रिपोर्ट्स में तो है कि एक उनका बंदा मारा गया है, लेकिन हमारे तो 6 लोग शहीद हुए हैं, 17 हमारे जख्मी है। तो ये बिल्कुल मनफी सोच है कि आप इस तरह ताकत का इस्तेमाल के जिस तरह दो ममालिक लड़ रहे हैं। ताहिर साहब, ये बताएं कि हमने तो हमेशा एक फ्रेंडली एटीट्यूड रहा, सफारती सतह पर भी और सियासी सतह पर भी, और बल्कि हम पर इल्ज़ाम लगा अमेरिका की तरफ से कि जी हमने दोगली पॉलिसी से इनको वहाँ मुसल्लत करने में पूरा किरदार अदा किया है।
ये दो चीज़ें हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। एक तो ये है कि जो टीटीपी है उसको रोका नहीं जा रहा, जो मुज़ाकरात हुए वो बिलाखिर नाकाम हो गए, जो अंदेशे थे, खदशात थे, उसके मुताबिक वो नाकाम हो गए। दूसरा ये कि बराह रास्त ये जो अफ़गान फोर्सेस की तरफ से भी ये वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या ये जो तालिबान हुकूमत है या तालिबान की इमारत है उसके अंदर भी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात मौजूद हैं जिसकी ये रिफ्लेक्शन है? ये सवाल तो आपका बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, तो अब मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त इजहार कर लूँ ना करूँ, क्योंकि मैं 6 मरतबा तालिबान के आने के बाद काबुल गया हूँ, अफगानिस्तान गया हूँ, बड़ा फिरा हूँ, और अभी नवंबर तो हमने इसीलिए तो ये सवाल किया और इसीलिए तो बुलाया है प्रोग्राम में। वो फिर जब आप इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे तो फिर गप लगाएंगे। ताहिर साहब, मेरे ख्याल में आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पाकिस्तान पे कोई इतबार नहीं करता, और इतना वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर तालिबान लीडरशिप होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम जो है ना, पाकिस्तानी कौम, आप लोग, हम कभी अफगानिस्तान का बुरा तस्वर भी नहीं करते, हम पे तो बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन एक आसान सवाल है कि 2000 अभी जो सैलाब आया था पूरे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी अफगानिस्तान से तो इमदाद नहीं मांगते, लेकिन वैसे वो जो एक रिवायती एक ताज़ियत का ख़त होता है कि पाकिस्तान में ज़रा नुकसान हुआ है, नहीं आया वहाँ से। ये सफ़ीर पे जब हमला हुआ तो उसी दिन हिकमत यार पे, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह पे हमला हुआ, और मैंने उनके वज़ीर ख़ारिजा को देखा कि वो हिकमत यार के पास गया है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि अफ़गान है, वो लीडर है वो। लेकिन मेरी नज़र में, मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं देखा कि हमले के बाद कोई अफ़गान तालिबान का लीडर वो हमारे सफारत खाने भी गया हो, बयान बिल्कुल दिया है, मुज़म्मत भी की है, तहकीकात का वादा भी किया है। तो कुछ बदएतमादी भी है, और कुछ तालिबान थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं जब कोई सोशल मीडिया पे कोई वो करते हैं। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान ने तो 20 मिलियन का पाकिस्तान दवाई भेजेगा, और अभी फर्स्ट कंसाइनमेंट चली। मैं ये एहसान वाली बात मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि हम पाकिस्तान का एहसान, मेरा तस्वुर ये नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक बयान तो वजीर सेहत को देना चाहिए था ना, वो जो दवाई उनको दी गई थी यहाँ पर इस्लामाबाद में चंद दिन पहले, तो वहाँ 3 अस्पताल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गुडविल को भी थोड़ी सी अफगान। सही है। अच्छा ताहिर साहब, ये बात ठीक है। अब एक सवाल ये भी है, अब आज देखें कि काबुल में एक होटल के बाहर या उसके गिरदोनवा में दहशतगर्दी का वाक़या, धमाका, फायरिंग, फिर ये एक लहर अफ़गानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की है। इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, और आप समझते हैं कि तालिबान हुकूमत के पास इतने इस्तेदाद है कि वो इन ग्रुपों को काबू कर सकेंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर की दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकेंगे? जो होटल पे हमला हुआ है, मैं उस होटल में ठहरा हूँ। ये शहर नौ का इलाका है, काबुल शहर में। अभी ठहरा था जब मैंने नवंबर की बात की आपको। और इनकी थोड़ी सी वो लोकेशन दुरुस्त नहीं है। चाइनीज़ इसको चलाते हैं, चाइनीज़ खातून है, वहाँ पर बड़ा शॉप भी है चाइनीज़ का, वहाँ उनके प्रोडक्ट्स भी है, वहाँ पर उनके सरमायाकार रहते हैं। सिक्योरिटी उनकी बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर 1-2 तालिबान खड़े होते हैं, बिल्कुल रोड के ऊपर है, बिल्कुल कोई भी उसको निशाना बना सकता है, ये क्या है। लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ है, तो वहाँ पर एक दहशतगर्दों का एक निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तानी सफ़ीर पे दाइश ने उनकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक मतियार पे जब हमला हुआ तो वहाँ दाइश का एजेंडा उनके साथ था, और ये भी आप देखेंगे कि दाइश इनको कबूल करेगी। तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि तालिबान चीज़ों को नहीं मानते, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को बिल्कुल तस्लीम करने के लिए वो लोग पूरी दुनिया के, अभी अमेरिका ने चंद दिन पहले नहीं कहा कि दाइश ख़तरा है, फलां TTP ख़तरा है, लेकिन वो नहीं मानते। जब नहीं मानेंगे तो दुनिया से अलग थलग भी होंगे, और उनके सिक्योरिटी और दाइश बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप दुनिया से वो होते हैं, लोग ताल्लुकात रखते हैं, तावन करते हैं, और इस तरह काउंटर टेररिज्म जो अमेरिका वक्त कहता है, पाकिस्तान कहता है, तालिबान तस्लीम नहीं करते कि कोई उनकी मदद करे इन चीज़ों में। अच्छा, ये बताएं कि ये TTP का भी जिक्र आया, ये आपके ख़्याल में या आपकी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये मुज़ाकरात जो TTP के साथ तालिबान की निगरानी में समझ लीजिए हो रहे थे या मौजूदगी में हो रहे थे, ये नाकामी से क्यों 2-4 हुए, सीज़ फायर क्यों ख़त्म हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी आप किस पर आयद करेंगे? आपका तज्ज़िया क्या है? TTP के जो शराइत थे वो पाकिस्तानी रियासत के लिए वो मानने वाले नहीं है, ठीक, और काफ़ी सारे उनके मुतालिबात आए हैं। अब फाटा इंजमाम के लिए तो आईनी तरमीम हुई है, सालों से काम हुआ है, वो कैसे वापस हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता।
फिर अपने उनकी कैदियों का इशू नहीं है, कैदी उनके रिहा हुए भी हैं, मजीद भी रिहा हो जाएंगे, केसेस भी उनके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मलाकंड में शरीयत की बात करते हैं। अपने लोगों की मुसल्ला वापसी, ये जो मसला हुआ सवात के बाद फिर कुछ मजीद इलाकों में, तो यही तो मसला पैदा हुआ कि एक तकरीबन 450 उनके लोगों को इजाज़त दी गई कि आप आए अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि मुज़ाकिरात में जो गुज़िश्ता साल शुरू हुए थे उसमें TTP की वापसी मुज़ाकिरात का एजेंडे पे है, उसका हिस्सा है। लेकिन रियासती इदारे कहते हैं कि मुसल्ला नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि हमने वहाँ पर लोगों को मारा है तो हमें ख़तरा होगा, इंतकाम कोई ना ले। तो जब वो आ गए तो उन्होंने वायलेशन की है, और फिर यहाँ पर ये जो आपके हर तो शराइत उनके इस तरह है कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। मेरे ख्याल में मायूसी में उन्होंने 1 जून को जो सीज़ फायर का कहा था उन्होंने खुद ख़त्म कर दिए, पाकिस्तानी हुकूमत रियासत ने। और आखिरी जो हमारे ऑफिशियल जब गए थे, हुकाम सिक्योरिटी ऑफिशियल, 6 जुलाई को आखिरी मीटिंग हुई थी काबुल में, और फिर 29-30 जुलाई को जिरगा गया था खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन अभी तक उस मुज़ाकरात पे पेशरफ नहीं हुआ। आखिरी सवाल ये है कि ये तालिबान TTP जो है, क्या वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या अफ़गान अमारत जो है उसकी बात नहीं मानती, या अफ़गान अमारत जो है वो चूँकि अमेरिका के हवाले से उनको अपना इत्तेहादी समझती है, इसलिए जब वो वायलेशन करते हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उस पर वो आंखें बंद कर लेती है और पाकिस्तान का साथ नहीं देती, ऑनेस्ट ब्रोकर का किरदार नहीं अदा करती, बल्कि ये ऑनेस्ट ब्रोकर का किरदार अदा नहीं करती। TTP अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझती है, और अलकायदा भी इस तरह करती है। अगर मेरा ख्याल है अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत इस्लामी इमारत उनको संजीदगी से मना करे तो मुमकिन है कि वो मना कर सकते हैं। मैंने सुना है कि उनको कुछ बॉर्डर एरिया से उनको हटाया गया है, लेकिन उनके हमले तो तेज़ हुए हैं, उनके हमले तो ज़्यादा हुए हैं। तो पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि उनका सारा सिस्टम वैसे चल रहा है। उस तरह उन्होंने एक्शन नहीं लिया इस्लामी इमारत ने, जिस तरह पाकिस्तान को तवक्कु थी, और जो अमेरिका ने भी जिक्र किया है कि वो एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा TTP पे, अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का ज़्यादा फोकस TTP पे था। तो तशवीश TTP की बढ़ रही है, और तालिबान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मसला रहर खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब नई स्ट्रेटजी पे गौर कर रहे हैं इमरान खान, और पहले वो लॉन्ग मार्च, फिर हकीकी आज़ादी मार्च, ये तो नए इलेक्शन नहीं दिलवा सके, इवन की असम्बलियों से एक नाम नहाद इस्तीफ़े भी। अब जी सुना है कि तहलील होगी असम्बली पंजाब की भी, KPKP की भी, और फिर इस्तीफ़े जाके बनफ़्स नफीस मेंबरान कौमी असम्बली में भी देंगे। ये कारगर हो जाएगा? और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्या पंजाब असम्बली तहलील करना इमरान खान के बस में है? देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ होगा। इमरान खान साहब अभी तक आसाब की जो जंग है ना, उसमें तो वो बहरहाल उसने खूब ज़िज किया है मौजूदा हुक्मरानों को, अपने मुखालिफिन को, 13 जमातों को ज़िज किया है। और इंतखाबात के मैदान में भी आपके इल्म में है 2 इलेक्शन हुए, यानी एक 20 ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शक। अब ये जुआ इन मानों में है कि हुकूमत के आसाब का इम्तिहान होगा कि अगर 500 से ज़्यादा सीटें खाली हो जाती हैं, कौमी असम्बली 130-32 सीटें कौमी असम्बली की, पंजाब असम्बली की सीटें, पंजाब असम्बली पूरी, KPK पूरी, तो उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे, और इतने वसी पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन का एहतमाम हो सकता है, या जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हुकूमत जो माइनस प्लस करेगी वो ये है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं और फिर इमरान खान जीत जाता है, तो वो तो फिर सियासी मौत होगी, क्योंकि अगर 2 असम्बलियाँ जीत के वो आके फिर बैठ जाता है तो उसके पास तो 2 सूबे फिर आ गए। अब विफाकी हुकूमत की जो रेट तो पहले ही वो
वो कम है वो मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेश मैंडेट के साथ बैठे होंगे और अखलाकी बर्तरी के साथ बैठे होंगे, देखें जी अवाम की मुझे हिमायत हासिल है। लेकिन अगर वो इलेक्शन फिर वो किसी तरह किसी बहाने कोई तकनीकी बुनियाद पर कोई डिले कर देते हैं, क्या आइन में तो उस दिन अपना वसीम सज्जाद साहब कह रहे थे कि सूबों में ऐसा मुमकिन नहीं है, वो तो आइन कहता है 90 दिन में आपने इलेक्शन करें। लेकिन अगर देखें ना जी सर 90 दिन की जगह अगर 91 दिन हो गया जी, वो 91 दिन है या 910 दिन है, वो तो हिसाब तो बराबर होगा। नहीं वो तो फिर देखें अदालतों में केस अदालतों में जाएगा, और अदालतों में कोई लंबा चौड़ा नहीं चलेगा केस। देखें ना ये जो हुआ था पंजाब असम्बली में, जुआ कैसे हुआ अभी तक तो जो आपने बात की जुआ ये ये है कि अगर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अगर इलेक्शन वो मुलतवी कर देते हैं, डिले कर देते हैं, 3 महीने और घसीट लेते हैं कोई किसी बहाने, हीला हमारे यहाँ हीला जो है हीला साजी भी होती है ना, तो अगर होगा तो फिर खान के पास पत्ता कोई नहीं रहेगा खेलने के लिए, या तो फिर वो सड़कों पर आए और तसादुम की पॉलिसी जिससे वो बचा है, नहीं तसादुम की तरफ नहीं गए ना, फिर तसादुम की तरफ जाना पड़ेगा। तसादुम से बचा लिया ना उन्होंने अपने वर्कर को भी, सर वो ये इरशाद साहब बातें इमरान खान की अप्रोच थी, तसादुम क्या वो अपना मकसद चाहते थे। अगर ये जुआ इसलिए है कि अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे, लेकिन अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस वक्त वो विन विन पोजीशन जो है वो उधर नहीं है, इधर है। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।